सब लोग ये बोलते हैं कि हम प्रेग्नेंट, मतलब इसका मीनिंग क्या है? कि नेशनल सेफ मदरहुड का इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली क्या है? वो है कि मैटरनल डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। नो मदर शुड डाई ऑफ गिविंग बर्थ। जब भी लोग आपस में बात करते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि लेबर बहुत ही फेयरफुल, बहुत ही दर्दनाक इवेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डर आपको लग रहा है ना, वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हॉस्पिटल का प्रॉपर चुनाव, हस्बैंड का इक्वल पार्टिसिपेशन, तो ये सब चीजें कंबाइन करके आपकी जर्नी को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ये एक चेन है जिसमें कि छोटे से छोटे लेवल का जो वर्कर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कड़ी है और इस कड़ी में जो वीकेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना इस सेफ मदरहुड इनिशिएटिव का लक्ष्य है। Hi, Dr. Shakuntala. How are you? I'm good. I'm good. So, ma'am, as we are celebrating the National Safe Motherhood Day on 11th of April, so there are lots of thoughts in my head, in even my viewers also. So, आपसे ज़्यादा better I don't think so कि कोई इसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि you have 35 years of experience in this obs and gynae, even in the critical pregnancies also, and you are the most leading gynecologist in North Delhi, even I would say in Delhi. So welcome to the National Safe Motherhood podcast. So first of all I wanted to know कि जब भी हम ये safe motherhood की बात करते हैं, so सब लोग ये बोलते हैं कि हम pregnant हैं. So हम pregnant से मतलब आप, मुझे ये clear नहीं हो रहा है thought. मतलब इसका मीनिंग क्या है हम प्रेग्नेंट है? करेक्ट। आजकल शिवानी हमारे क्लिनिक में जो कपल्स आते हैं, हाँ जी, वो ये फ्रेज बहुत कॉमनली यूज करते हैं। पहले वाइफ बोलती थी डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ, या हस्बैंड बात करता था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। बट आजकल ये फ्रेज बहुत कॉमनली मैंने भी सुना है, हम प्रेग्नेंट हैं। मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिफ्लेक्ट होती है उनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, कि वाइफ तो प्रेग्नेंट है बट हस्बैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और रिसर्चर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि जब इस तरह के थॉट से ये कपल आते हैं तो जो केयरिंग और शेयरिंग का एलिमेंट होता है वो उस वाइफ को वो 9 मंथ की जर्नी को ट्रेड करने में, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। तो जो पूरा एंटीनेटल पीरियड है और उसके बाद के जो फेजेस हैं, अगर वो प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर हो जाएं बाय द हस्बैंड, बाय द फैमिली, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा तरीका है मदरहुड को सेफ बनाने का। राइट मैम। मतलब एक तो बात हुई नेशन वाइड सेफ मदरहुड की, और उसकी जो नींव है वो परिवार में होती है। ओके। तो अगर परिवार में हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है, घर के बाकी लोग भी उसमें साथ साथ चल रहे हैं, तो वो है नेशनल सेफ मदरहुड की जर्नी। ओके मैम, वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो कि नेशनल सेफ मदरहुड का इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली क्या है? जो ये नेशनल सेफ मदरहुड डे का मेन पर्पस सेलिब्रेट करने का है वो है कि मैटरनल डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। नो मदर शुड डाई ऑफ गिविंग बर्थ। देखो, जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहर हैं, इनमें तो एंटीनेटल केयर, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स सब भरपूर हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर केयर मिल जाती है। लेकिन अब तक ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये हमारे गाँव में, हमारे रूरल एरियाज़ में नहीं पहुँचा है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हॉस्पिटल्स की नहीं होती, परिवार की भी होती है, हस्बैंड की भी होती है, और उस लेडी के आसपास जितने भी उसके केयर टेकर्स हैं उन सब की होती है। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करना इस पूरे प्रोग्राम का पर्पस है। ओके, क्या लेबर में डर लगना नॉर्मल है मैम? बिल्कुल नॉर्मल है। लेबर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में, बाहर की दुनिया में। जब भी लोग आपस में बात करते हैं तो इस तरह से बताते हैं कि लेबर बहुत ही फेयरफुल, बहुत ही दर्दनाक इवेंट है। और आपने सुना होगा कि जैसे 20 हड्डियाँ किसी की ब्रेक कर दी जाएं उसके बराबर लेबर पेन होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से जो एक न्यूली प्रेग्नेंट लेडी आगे बढ़ रही है उसके अंदर ये डर क्रीप इन होना बहुत 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 नॉर्मल है। और एक बार वो इस डर को जब तक शेयर नहीं करेगी, जब तक बताएगी नहीं जी, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसको डर लग रहा है। कई बार होता है कि हम ये बातें शेयर नहीं करते अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलती हैं, आप अपने घर वालों से बात करती हैं, तो उनसे ये आप अपनी फियर को शेयर करिए। आपने अपने फियर को एक्सेप्ट करा तो उसके आगे उसकी रेमेडी भी फिर मिल जाएगी। तो जब आप बताते हैं डॉक्टर को कि मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये डर आपके लिए
कितना इम्पॉर्टेंट है या कितना आप इसको दूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डर आपको लग रहा है ना, वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो आप एक्सप्रेस करते हो, और एक बार आपने उसको एक्सप्रेस किया तो उसकी रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है उस टाइम पे जब हम डर में होते हैं? जब एक इंसान डर रहा होता है ना, तो उसकी बॉडी के जितने फियर वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो निकलते हैं। जैसे कहते हैं ना एड्रेनलिन रश, सबसे ज़्यादा फियर वाले हार्मोन्स, एड्रेनलिन, ये सब जो है ये आपका एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में बना देते हैं। और जो ये फियर वाले हार्मोन्स जब निकलते हैं तो वो आपकी बॉडी के जो वो लव हार्मोन्स हैं उसको निकलने से रोक देते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन एक लव से रिलेटेड हार्मोन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रॉपरली इनिशिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप एक फियरफुल माहौल में रहेंगे ना, तो आपका लेबर प्रॉपरली इनिशिएट नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से जो अगर लेबर प्रॉपरली इनिशिएट नहीं हुआ तो लेबर प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, और ऑब्वियसली डर तो था ही, तो वो डर के आगे भी और डर अपने आप को कंपाउंड करना शुरू कर देता है। यानी डर के ऊपर एक नेक्स्ट डर आ जाता है कि देखा हम तो कह रहे थे ना कि बहुत पेनफुल होगा, तो देखो हो गया ना पेनफुल। तो कहने का अर्थ है कि डर जो है ये अपने आप को सेल्फ प्रोपेगेट करता है। तो एक बार आप इस डर में आ गए तो आपकी बॉडी के जो फियर वाले हार्मोन्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं, और वो आपके बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स और जो यूजफुल हार्मोन्स हैं लेबर के लिए उनको आगे बढ़ने नहीं देते। इस लेबर फियर को हम कैसे, या फिर इस डर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या है कि आपने देखा होगा कई लोग जब डिलीवरी के लिए जाते हैं, जब कभी हॉस्पिटल बुकिंग के लिए जाते हैं तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल हॉप करते रहते हैं। इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, उस हॉस्पिटल में ये बेटर है। आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप आराम से अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही एक अपना हॉस्पिटल चूज़ कर लीजिए, अपना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर चूज़ कर लीजिए। आपका डॉक्टर कौन है वो उसके फेसेस को चेंज मत होने दीजिए, एक ही डॉक्टर चूज करिए सो दैट उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं। बाय द टाइम लेबर कम्स आप डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हो गए। इसके साथ साथ जैसे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे एंटीनेटल केयर प्रोग्राम्स चलते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्री। ये प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि हम एक मदरहुड के लिए इन महिलाओं को तैयार करते हैं, ताकि उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको दी जाती हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हिप की या पूरी बॉडी की बताई जाती हैं जिससे कि लेबर के दौरान उनकी जो लेबर का जो प्रोसेस है वो कंफर्टेबल हो जाए। तो ये सारे प्रोग्राम्स इसीलिए रन किए जाते हैं ताकि उनकी नॉर्मल बर्थिंग की जो उनकी एक विश होती है कि हमारी बर्थिंग नॉर्मल हो और अनइवेंटफुल हो, डर से दूर हो, उन सब के लिए उनको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हम उन्हें सिखाते हैं ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर सकें। तो कंबाइंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, हॉस्पिटल का प्रॉपर चुनाव, हस्बैंड का इक्वल पार्टिसिपेशन, यू नो, कभी आप अकेले आ रहे हैं, आप रास्ते में स्ट्रगल करते हुए आए, आप कभी जल्दी जल्दी आए, कभी आप अपने अपॉइंटमेंट के शेड्यूल के बिना आए, तो इस तरह की हसल बसल को छोड़ते हुए आराम से आइए, अपने पार्टनर के साथ आइए, डॉक्टर से बात कीजिए, पूरे समय अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहिए। जो जो आपको एंटीनेटल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उन सब का पालन करिए, उनको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, एक्टिव रहिए, डाइट फॉलो करिए। एक स्ट्रेस डाइट वो डाइट होती है जिसको हजम करने में बहुत समय लगता है। जंक मत खाइए। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं जो आपका हॉस्पिटल आपको पहले से ही उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है, तो आप कंफर्टेबल रहते हो। तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके आपकी जर्नी को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत कंफर्टेबल बना देती है। थैंक यू। जैसा कि मैम अभी हमने बात करी है कि वी आर प्रेग्नेंट, सो इसमें बेसिकली हस्बैंड का क्या रोल होता है? इस पूरी प्रेगनेंसी में हस्बैंड की सपोर्ट की 100% ज़रूरत होती है। वो हस्बैंड नहीं होता, वो एक पार्टनर होता है। जब उसने कहा ना कि वी आर प्रेग्नेंट, तो यू बिकेम अ पार्टनर। आप अपनी वाइफ की पूरी जर्नी को ट्रैक करिए,
उनकी डाइट की जर्नी को ट्रैक करिए, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कैसी चल रही है। कई बार हस्बैंड्स आके हमें ये सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो भी इस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये देखा गया है कि जब हस्बैंड एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वाइफ का जो मोटिवेशनल लेवल होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो डाइट भी अच्छे से लेती हैं, वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछती हैं और उनको फॉलो भी करती हैं। उनका सिंसियरिटी लेवल ओबे करने का बढ़ जाता है। तो हस्बैंड जो है उसका पूरा जो ये एंटीनेटल जर्नी है, जो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी है, इसमें उसका जो पार्टिसिपेशन है वो उसकी वाइफ का जो मोरल है ना, वो बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। ओके। उसका जो एक्सरसाइज ट्रैकर है, जैसे अब हमने जैसे बात की, हमारे यहाँ जो एंटीनेटल प्रोग्राम्स होते हैं, हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ आइए। तो हस्बैंड्स के हमने देखा है क्वेश्चंस वाइफ से ज़्यादा होते हैं। वाइफ्स तो एंटीनेटली जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको सबको वो कर रही होती हैं, एक्सरसाइज पूरा करती हैं, लेकिन उसके बाद जो मेडिटेशनल सेशंस होते हैं और जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं रिगार्डिंग द बैक एक, रिगार्डिंग केयर ऑफ द बोन, केयर ऑफ द बॉडी, स्किन, उसमें हस्बैंड के क्वेश्चन वाइफ से ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है और इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं और हम इस चीज़ को एनकरेज भी करते हैं। ओके मैम, प्रेगनेंसी में इमोशनल सपोर्ट्स का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? इमोशनल सपोर्ट का मतलब अगर हम समझें तो इट्स नॉट फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, इट्स बीइंग देयर। जिस समय जो प्रॉब्लम आती है या जिस समय जो एक प्रेग्नेंट वुमन फेस कर रही है, उसका हस्बैंड उस जर्नी में उसके साथ प्रेजेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप देखें तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत होते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें वेट से रिलेटेड बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं, खड़े होना मुश्किल होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हस्बैंड का एक फिजिकल सपोर्ट, उनको उठाने में मदद करना, उनको लेके आना, उनको हर चीज़ में उनके साथ रहना, बीइंग देयर, यू नो, दिस इज़ व्हाट इमोशनल सपोर्ट इज़ ऑल अबाउट। और इससे ये देखा गया है कि एक इमोशनल सपोर्ट अगर पूरी प्रेगनेंसी में एक वुमन को मिलता है, एक प्रेग्नेंट वुमन को, तो उसकी परफॉर्मेंस कहीं गुना बेटर हो जाती है। हमने ये भी देखा है कि उनका वेट गेन बहुत अच्छा होता है, उनकी बेबी मूवमेंट्स वो बहुत अच्छा फील कर रही होती हैं, पूरी जर्नी में उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा रहता है, और ये हैप्पीनेस इंडेक्स उस बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गर्भ संस्कार, जिसका आजकल बहुत दैट इज वेरी मच इन, यू नो, वी वेरी ऑफन टॉक अबाउट इट। तो गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो कि माँ बाप से बच्चे को मिलता है जिस समय बच्चा माँ के वूम में होता है। एक हैप्पी मदर का एक हैप्पी बच्चा होगा, एक स्ट्रेसफुल मदर का एक स्ट्रेसफुल बच्चा होगा। आपने ये भी देखा होगा आजकल बच्चों में स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत होती हैं, पहले कभी हमने ये चीज़ें सुनी ही नहीं थी। कहाँ से आई ये सब चीज़ें? अगर एक मदर बहुत एंशियस होगी, बहुत स्ट्रेसफुल होगी, बहुत टेंशन ले रही है छोटी छोटी बातों की, बहुत आगे तक सोचती है, मल्टीटास्किंग करती है, ये सारे संस्कार बच्चे में भी पड़ जाते हैं। आप कहते हो मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, मेरा बच्चा इमोशनली बहुत स्टेबल हो, मेरा बच्चा आगे चल के ये बने, मेरा बच्चा वो बने, उसके लिए आपको इस जर्नी में अपने आप को कंफर्टेबल करना, इमोशनली स्टेबलाइज करना, अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, डिलीवरी रूम में हस्बैंड का रोल क्या है? तो इसमें ना शिवानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर रिक्वेस्ट करते हैं कपल हमें कि डिलीवरी रूम में हस्बैंड भी प्रेजेंट रहें, तो हस्बैंड को अपने आप को एक बार असेस भी कर लेना चाहिए कि कहीं वो डरेंगे तो नहीं, कहीं वो घबरा तो नहीं जाएंगे, कहीं वो सपोर्ट बनने की जगह खुद ही इमोशनली डिस्टेबलाइज तो नहीं हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर रिक्वेस्ट करिए, हम आपको ज़रूर लेबर रूम में आने की परमिशन देंगे, और ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी है जिसको हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन आप पहले अपनी स्टेबिलिटी को देख लीजिए और उसके बाद आप आइए, ताकि आप अपनी वाइफ का सपोर्ट बने, इमोशनली बेटर हैंडल कर पाए। राइट। प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो हस्बैंड को भी सीखनी चाहिए? इसमें जब वो हमारे एंटीनेटल प्रोग्राम्स में आते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारी एक्टिव एक्सरसाइजेस तो हम करवाते हैं वाइफ्स को, लेकिन उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में वाइफ को सपोर्ट करना, उनकी बैक रब करना,
कई बार हमें हस्बैंड्स बताते हैं कि जैसे रात में अगर वाइफ को नींद नहीं आती है तो उनके लेग्स मसाज करना, उनके सोल को, उनके पैर के तलवों को थोड़ा सा प्रेस कर देना, उनको बैक सपोर्ट देना, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में असिस्ट करना। देखिए हस्बैंड का तो एक टच ही काफ़ी होता है एक एंशियस मदर को, एक एंशियस वाइफ को रीअश्योर करने में। तो उनकी प्रेजेंस, उनका टच, उनकी एक रीअश्योरिंग प्रेजेंस ड्यूरिंग द लेबर, वाइफ को सपोर्ट देना, बैक मसाज देना, उनको रीअश्योर करते रहना, उनको डॉक्टर के साथ साथ ये बताते रहना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वाइफ के लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है। ड्यूरिंग एंटीनेटल प्रोग्राम जब वो लेबर रूम में एंट्री लेते हैं तो मैंने देखा है कि उनका कंपोजर बहुत अच्छा होता है और उनका सपोर्ट सिस्टम हमें बहुत मदद करता है। प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर बच्चा हिल नहीं रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और नहीं हिल रहा का मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल बेबी मूवमेंट्स क्या होती हैं। डॉक्टर से पूछिए, अगर उससे कम हो रही हैं तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आपको लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, वॉमिटिंग होती है उस समय, अगर मान लीजिए पहले बिल्कुल ठीक थे और वॉमिटिंग शुरू हो गई हैं, आपको पेट में ऊपर के भाग में दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी इतना एबनॉर्मली क्यों बिहेव कर रही है, आप अच्छे से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। इसके अलावा वाटर बैग रप्चर हो गया, बिल्कुल यूरिन जैसा वाटर लीक करे जा रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े भीग गए हैं, वाटर का कलर अगर मान लीजिए वो हैना कलर है या ब्लड स्टेन्ड है और काफ़ी सारा है, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। आपको लगता है हॉस्पिटल फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है, कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने हॉस्पिटल पहुंचिए। वहाँ जाते ही जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल हेल्प आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बहुत प्रेशर सेंसेशन हो रही है या नीचे से आपको लगता है कि कुछ जैसे बाहर की तरफ को आपको पुश कर रहा है, तो ये भी वार्निंग साइंस है, आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। हम तो यहाँ तक अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोलते हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको ये अर्ज लग रही है इन द मिडल ऑफ द नाइट कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो आप रिपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि कई बार वो भी एक रेड फ्लैग साइन होता है एडवांस लेबर का। ओके, ये बेबी ब्लूज क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद मदर्स बहुत एंशियस हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, उनको क्राइम स्पेल्स आ रहे होते हैं, वो बच्चे की शक्ल नहीं देखना चाहते और बच्चे को फीड नहीं कराना चाहते। हम उनको देते हैं बेबी को तो कहते हैं नहीं इसको मेरे सामने से हटा लो, तो इसको हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं। और इसका जो कारण है वो कई बार मल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे एक रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर अगर हम दे रहे हैं जिसमें कि हस्बैंड का भी पार्टिसिपेशन है, फैमिली का भी पार्टिसिपेशन है, आपने अपना हॉस्पिटल चूज़ कर लिया, आप कंफर्टेबल हो गए कि भाई मेरा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, मेरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बहुत अच्छी है, मेरे को जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और पूरी डिलीवरी के दौरान जैसे हमने कंटिन्यूटी ऑफ केयर दिया ना, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर इन बेबी ब्लूज़ को एले करने में बहुत मदद करती है। अगर बेबी ब्लूज़ हो रहे हैं उसके बावजूद भी तो वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना कि उस समय होंगे जब आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता कि किस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कर रहे हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कितनी आपको रिस्पेक्टफुली हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, तो उस समय बेबी ब्लूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें अगर कंटिन्यूटी में मिलती रहती हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह की भावनाएं एक मदर में आती हैं तो उनको दूर करने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, एंड दैट कम्स बाय लवफुल, रिस्पेक्टफुल फैमिली इन्वॉल्वमेंट। इन सबको लेते हुए मदर की केयर करना, उसको समझाना, उसको बहुत प्यार से हैंडल करना, बच्चे को इमीडिएटली मदर को ना देके हम कैंगरू मदर केयर कहते हैं। कैंगरू मदर केयर वो केयर होती है जिसमें इमीडिएटली बेबी मदर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें कि बेबी को मदर अपने ब्रेस्ट से लगाती है, उसको फीड करती है ताकि उसके लवफुल हार्मोन्स निकलें, ऑक्सीटोसिन निकले और मिल्क निकलना शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा अर्ली प्रोसेस होता है जिसमें कि हम बेबी की रूमिंग इन करवाते हैं मदर के साथ। पर अगर मदर बच्चे से न मिलना चाहे
तो हम इसको थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं और बहुत लवफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत टैक्टफुली हम इन बेबी ब्लूज़ को हैंडल करते हैं और ये बहुत हैंडलेबल है और बड़े आराम से हैंडल भी हो जाती है। और मैम ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में? पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेबी ब्लूज़ का एक एक्सटेंडेड रूप है। ओके। मान लीजिए सब कुछ किया, सब चीज़ों का ध्यान रखा और बेबी ब्लूज़ फिर भी नहीं जा रहे। बेबी ब्लूज़ कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाते हैं और मदर्स नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अगर वो काफ़ी समय तक चलता जा रहा है, कई बार वो दिनों, हफ्तों, महीनों तक चलता है और इसका अगर आप समझें कि कारण क्या है, तो कई बार मदर की जो बेसलाइन मेंटल हेल्थ है वो भी इसका कारण होती है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसमें वो जो फियर का फैक्टर था वो क्रेप्ट इन रहा और नहीं एड्रेस हुआ, उसकी इमोशनल नीड्स को हमने सेटिस्फाई नहीं किया, उसकी बेसलाइन मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, तो कई बार ये मदर्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो बहुत ख़राब भी होता है और बहुत लंबे समय तक भी चलता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए फिर हमें कई बार साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ता है। मेन बात है इसको आइडेंटिफाई करना। जो कहाँ से आएगा, परिवार के लोग बताएंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी कई बार सेंस कर लेती है हॉस्पिटल में, लेकिन क्या ये बेबी ब्लू है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये बाद में पता चलता है जब परिवार वाले हमें बताते हैं कि इसने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बच्चे की शक्ल नहीं देखना चाहती, बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती। कई बार हार्मिंग एटीट्यूड आ जाता है, मदर का एटीट्यूड सेल्फ हार्म या बेबी को हार्म करने का हो जाता है। तो ये सब एक्सट्रीम और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और ये हमें परिवार से पता चलते हैं। तो इसमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल के साथ साथ हमें दवाइयों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। मैम ये पोस्टपार्टम फेज में हस्बैंड का रोल क्या है? तो आपने पैटर्निटी लीव सुनी है? यस। यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो तो मदर के लिए लंबे समय के लिए मिलती है, लेकिन शुरू के कुछ दिनों के लिए हस्बैंड को भी फ्री कर दिया जाता है कि आप इस न्यू मदर को और अपनी फैमिली को संभालें, उनका ध्यान रखें। तो ये जो हस्बैंड का रोल है ये इक्वल है, बल्कि ज़्यादा है। इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। हर समय कई बार आपने देखा होगा रात भर बच्चे जगते हैं, रोते हैं और मदर की नींद नहीं पूरी हो पाती, वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होगी तो अच्छे से दूध नहीं पिला पाएगी, दूध नहीं पिलाएगी, अगर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम, अगर दूध ठीक से नहीं आया तो उसमें भी प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में मदर को तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है फैमिली का, लेकिन साथ साथ जो हस्बैंड का सपोर्ट है, थोड़े समय के लिए बच्चे को रोने संभाल लिया, बच्चे की केयर, बच्चे को उठाना कैसे है, उसकी नापी चेंज करना, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मदर हर चीज़ में बॉदर नहीं हो रही है, और एक इमोशनल सपोर्ट जो माँ को बहुत, उस न्यू मदर को बहुत रिलीफ देता है कि मेरी फैमिली और मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। तो ये हस्बैंड का एक बहुत एक्टिव रोल है, सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि साथ ही साथ फिजिकल। किसी चीज़ में अगर ज़रूरत है तो वो वहाँ पे हर समय मौजूद है। तो ये जो 10-15 दिन की जो ये पैटर्निटी लीव है, ये हस्बैंड्स को इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को एक्टिवली हैंडल करना सीख सके। मैम वन मोर थिंग, न्यू जो मॉम्स होती हैं वो अपनी हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती हैं? तो एक हेल्दी मदर, एक हेल्दी बेबी, ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इंटरलिंक्ड है। तो हेल्दी मदर तब होगी जब वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करेगी। अपनी हाइड्रेशन को देखना, अपने डाइट को देखना, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखना। अगर आपको दर्द हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो अपनी फैमिली को ये बात बताना ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ फैमिली की है बल्कि उस न्यू मॉम की भी है। जब तक वो बताएगी नहीं तब तक परिवार वालों को पता कैसे चलेगा कि उसको क्या चाहिए। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने से वो अपने बच्चे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगी। तो शिवानी, आज हमने सेफ मदरहुड की बात की। अगर मैं इसको सम अप करूँ ना, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कपल की चॉइस। आप अपना हॉस्पिटल चूज़ करिए। हॉस्पिटल चूज़ करने के बाद आप अपना जो रूम आप लेंगे, आपकी फाइनेंशियल काउंसलिंग, सब चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो जाइए। और उसके बाद जब जब आपकी विजिट्स आपको दी जाएं, शेड्यूल की जाएं, आप उसमें टाइमली आइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने क्वेश्चंस बेशक से लिख के लाइए, उनको पूछिए
उनको एड्रेस करवाइए। आपके लिए जो एंटीनेटल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जो कि हॉस्पिटल आपको वीकली या पीरियोडिकली देता है, उनको आप अटेंड करिए। उनमें अगर आपके कोई डाउट्स निकलते हैं तो उनको पूछिए। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल डिलीवरी है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए कि हॉस्पिटल में आप जब आते हैं, आप हॉस्पिटल डिलीवरी जब आप चूज़ करते हैं तो यू हैव चोजन अ वेरी गुड वे ऑफ डिलीवरिंग योर बेबी। You are one of those lucky ones who are going to have a very respectful and a very nice delivery environment, जो आपको हेल्प करेगा इस पाथ को आगे ले जाने में इन अ वेरी हेल्दी मैनर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जो सेफ मदरहुड नेशनल इनिशिएटिव है, इसमें हॉस्पिटल का रोल तो है, डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है। इसके साथ साथ हमारे जो पेरीफेरी में आशा वर्कर्स हैं, जिनको हम आशा दीदी बोलते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं घरों में जाके कि कौन सी मदर को कितनी जल्दी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, और फिर वो इसको प्राइमरी हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल में, सेंटर्स में आके हमें बताते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान का एक प्रोग्राम है जिसमें एवरी 9th को हम जैसे डॉक्टर्स हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल से भी हमारी डॉक्टर्स जाती हैं। एवरी 9th दे गो टू आवर नियर बाय प्राइमरी हेल्थ केयर, एंड वहाँ पे जो हमारी डॉक्टर हैं वो क्या करती हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हैं या जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं उनको बुला के रखती हैं। तो उनकी हेल्थ नीड को एड्रेस करना, तो ये एक चेन है जिसमें कि छोटे से छोटे लेवल का जो वर्कर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कड़ी है, और इस कड़ी में जो वीकेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना इस सेफ मदरहुड इनिशिएटिव का लक्ष्य है। तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं, फैमिली भी, डॉक्टर भी, हस्बैंड भी। एक सेफ प्रेगनेंसी के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या रहेगा? सेफ प्रेगनेंसी में जितना वुमन इन्वॉल्व होती है उतना ही उसके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर पार्टनर इन्वॉल्व रहेगा, फैमिली इन्वॉल्व रहेगी, तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली सेफ हो जाएगी। और सेफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये सिर्फ डॉक्टर की और उस प्रेग्नेंट लेडी की ही नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे परिवार की, हेल्थ केयर की, और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी की। जैसा बताया गया कि कड़ी है जिससे हम इस सेफ मदरहुड इनिशिएटिव को का लक्ष्य जो है अचीव कर सकते हैं कि नो मदर शुड डाई ऑफ गिविंग बर्थ। वो तभी पॉसिबल है जब छोटे से छोटे वर्कर को भी हम एनेबल करें और पूरे परिवार को हम नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन दें, और साथ ही साथ जो वो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी सारी एंग्जाइटीज़ और उसके फियर्स को हम एले करते हुए आगे बढ़ते चलें।